नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी ग्लोस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर महीने में वीकली सेशंस के थ्रू पीआईबी न्यूज एनालिसिस को कवर करते हैं। तो जुलाई मंथ में लास्ट वीक की न्यूज हमारी अभी रिमेनिंग रह रही थी, बच रही थी, जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। 22 से लेकर 30 जुलाई के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इस बार का सेशन थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक का सेशन आपको जल्द ही मिलने वाला है। 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को यहां पर पब्लिश कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं उनके लिए पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंस आंसर राइटिंग में एसेंस की तरह काम करता है पीआईबी। इसके साथ में जब भी आप लोग पढ़ाई करें तो कीवर्ड्स को हमेशा सर्च करते रहें और उनको याद रखें, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड से क्वेश्चंस फ्रेम होकर मेंस के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दूं, फ्रीबीज कल्चर। फ्रीबीज कल्चर जो है इस बार डेफिनेट है कि वो मेंस के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ऐसे कीवर्ड जो हैं वो आप लोग के जहन में होने चाहिए, आप लोग को पता होने चाहिए, तब जाकर आप लोग का बहुत अच्छे से मेंस एग्जाम होगा, बहुत अच्छे से आप लोग मार्क्स जो हैं वो गेन कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के वीकली सेशन की, जिसमें हम लोग 22 से 30 जुलाई के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनको कवर करने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। आपकी कोई भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछने में बड़ा झिझकते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि यदि हम लोगों ने सर से पूछा तो फिर हो सकता है कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा, है ना। ऐसा सोचते हैं वो, लेकिन सोचने से दुनिया चलती नहीं है, काम करने से दुनिया चलती है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए बता देता हूं कि आप लोग बेफिक्र होकर क्वेश्चंस पूछिए, जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर कीजिए। कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मुझे आप लोग मैसेज कीजिए, आप लोगों का रिप्लाई जो है वो जरूर दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले आर्टिकल के साथ में, और पहला आर्टिकल है रिलेटेड टू व्हीसल ब्लोविंग। व्हीसल ब्लोवर, मान लीजिए कि आपके पास में एक ऐसी खबर है जिसको आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और उससे पूरी दुनिया का फायदा भी हो जाए। छोटे बच्चों को देखा है, मान लीजिए कि आपके घर में 2 छोटे बच्चे हैं और वो दोनों छोटे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही क्लास में जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चे की जो है वो पिटाई लगती है स्कूल के अंदर। होमवर्क नहीं किया है, मार पड़ रही है, टीचर ने मारा है। इसी पूरी बात को दूसरा जो बच्चा है वो देख रहा है, जो कि आपकी फैमिली से ही बिलोंग करता है। वो घर पर आता है और वो सारी बात जो है वो बता देता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल ट्रूली, कि आज जो है वो भैया के जो है वो मार पड़ी है स्कूल में। तो वो छोटा बच्चा क्या काम कर रहा है, वो व्हीसल ब्लोविंग की बात कर रहा है, जो कि सत्य बात है, उससे अवगत करा रहा है, उससे इंट्रोड्यूस करा रहा है अपने पेरेंट्स को। अब होना क्या था, दूसरा जो बच्चा है जिसकी मार पड़ी है वो थोड़ा सा क्रोधित हो जाएगा, वो थोड़ा सा एंग्री हो जाएगा इस चीज को सुनते हुए। लेकिन व्हीसल ब्लोविंग तो अपना काम करेगा ना। हाँ, उसको थोड़ी कठिनाई जरूर आएगी। क्या कि वो जो उसका भाई है उससे उसको एंगर का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ में ही ऐसे कई व्यूज, कई कमेंट जो है उसको मिल सकते हैं। लेकिन आखिरकार में जो सही बात है वो बता दी गई है। आई थिंक आप लोग व्हीसल ब्लोविंग को इन शॉर्ट जो है वो समझ चुके होंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, फिर व्हीसल ब्लोवर जो है वो होते क्या है बेसिकली, और उनके साथ में क्या एथिकल इश्यूज जो है वो रहते हैं। ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो कि आपके पेपर 4 एथिकल के अंदर वहां पर कनेक्ट करने वाला है। इसके साथ में ही व्हीसल ब्लोवर्स के लिए क्या वैल्यूज जो है वो होती हैं, और गवर्नमेंट जो है उनको कैसे एनकरेज करती है, ताकि वो ऐसे और भी कई एग्जाम्पल सेट करें पूरी सोसाइटी के सामने, जिससे व्हीसल ब्लोविंग को अपनाते हुए कई राज जो है वो सामने आए और सोसाइटी का भला हो पाए। इसके बाद में कुछ इंडियन एग्जांपल्स आईआईटियंस को हम लोग देखेंगे, सत्येंद्र दुबे का एग्जांपल हम लोग लेंगे। फिर इसके बाद में कि इंडिया के अंदर लेजिस्लेशन जो है उसमें क्या एक्ट है, क्या हमारे पास भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उबर फाइल्स की। उबर फाइल्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उबर फाइल्स इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें रिसेंटली मार्क मैकगेन जो है, जो कि सीनियर लॉबिस्ट हैं उबर के अंदर, उनके द्वारा एक इंटरव्यू के अंदर यह कहा गया कि पनामा पेपर्स जो लीक हुए थे उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों का नाम जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया, टैक्स से पैसा बचाया
और ब्लैक मनी जो है उसको व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट किया। और ये भी कहा कि पावरफुल लोग जो है वो कई कंट्रीज को एज ए टैक्स हेवन यूज करते हैं। तो ये सारी बातों का खुलासा जो है वो मार्क मैकगैन के द्वारा किया गया है, और जो उबर के लिए काम करते थे। तो 2016 के अंदर पनामा पेपर्स के अंदर इंडियन बॉलीवुड के कई एक्टर्स जो थे, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, इनके नाम भी जो है वो सामने निकल कर आए थे। तो अब जो है वो यहां पर पहला इंटरव्यू दिया गया है, किसके द्वारा? मार्क मैकगैन के द्वारा। देखते हैं कि क्या उस इंटरव्यू के अंदर है। तो ये है मार्क मैकगैन, जो कि 2014 से लेकर 2016 तक काम कर चुके हैं। इन्होंने ये कहा कि मैं एक कंपनी के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन पर हूं, मैंने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इन सारे कामों की जिम्मेदारी जो है वो मैं लेता हूं। यहां पर एक कोट करके उन्होंने ये भी लिखा कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर हाउ द कंपनी प्लेड विथ पीपल्स लाइव्स, यानी कि कंपनी जो है वो किस तरीके से लोगों के जीवन के साथ में खेलती है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। आई एम डिस्गस्टेड एंड असेम्ड दैट आई वाज ए पार्टली टू द, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ट्रिविलाइजेशन ऑफ सच वायलेंस, यानी कि वो भी अपने आप को इसका एक जो है वो हिस्सा मानते हैं। तो उस कंपनी का हिस्सा अपने आप को मानते हैं, लेकिन कंपनी के द्वारा जो काम जो किए गए हैं उसके लिए वो काफी अपने आप को शर्मिंदा भी महसूस करते हैं। तो इन्होंने यहां पर एक लाइन के अंदर ये भी लिख दिया कि आई एम पार्शली रेस्पॉन्सिबल, कुछ हद तक जो है वो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि उबर के अंदर भी कुछ ऐसे ही जो थे वो काम किए गए थे। तो मार्क मैकगैन जो है इनकी बात बड़ी गहराई ली हुए है। लेकिन क्या आप लोगों ने गंगाजल मूवी देखी है? जब पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा कई कैदियों के आंखों के अंदर जब गंगाजल को डाल दिया जाता है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एसिड जब डाल दी जाती है, तो उनकी आंखें जो हैं वो जल जाती हैं, खराब हो जाती हैं। उसके बाद में जब अजय देवगन वहां पर पहुंचते हैं तो ये बोलते हैं कि ये काम किसने किया है, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। फिर वो खुद जो है वो एक हीरो की तरह सामने आते हैं और ये कहते हैं कि इस पूरे काम की जिम्मेदारी जो है वो मैं लेता हूं, और इस चीज को कोर्ट के अंदर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। और यहां पर ही सेम यही सीन लग रहा है कि मैकगैन जो है उन्होंने भी ये कहा कि मैं भी जो है इस चीज का हिस्सा हूं, मैं भी मतलब इस कंपनी का जो है वो हिस्सा रह चुका हूं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये व्हिसल ब्लोवर जो है वो होते क्या है। बेसिकली व्हिसल ब्लोविंग से तात्पर्य है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी गलत काम हो रहा है उसकी तरफ अब जो ध्यान है, अटेंशन जो है, उसको क्या करना, कलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे एविडेंस आप लोग बताएं जिन एविडेंस को सुनकर सोसाइटी का भला हो सके, या फिर वो एविडेंस के बल पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी से होने में, यानी कि कन्वर्ट होने से रोका जा सके। तो इस तरीके से अटेंशन जो है वो लिया जाता है व्हिसल ब्लोवर्स के द्वारा। तो व्हिसल ब्लोविंग का नैतिकता से लेना देना है, मतलब एथिकल जो है ये काम होता है, क्योंकि इनकी जो बातें होती हैं वो काफी सत्य होती हैं, और ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के टच में हैं उसके कई खुलासे जो है वो सामने लेकर आते हैं। तो उन सभी व्यक्तियों को व्हिसल ब्लोवर जो है वो कहा जाता है। लेकिन इन खुद के लिए जो है वो कई बार ये चीज बहुत हानिकारक, हार्मफुल जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो एथिकल इश्यूज जो हैं वो व्हिसल ब्लोविंग के साथ में क्या क्या हैं वो हम लोग को यहां पर बहुत अच्छे से समझने होंगे, क्योंकि आज हमारे सामने सबसे बड़ा जो एक मुद्दा बन चुका है वो है एथिकल इश्यू। इन्हीं को सामने रखकर जो है कोई भी एक व्यक्ति वो व्हिसल ब्लोवर नहीं बनना चाहता है। देखते हैं क्या क्या नैतिक मुद्दे हैं। सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि दूसरों के लाभ और समाज के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता के लिए गलत काम करने के ज्ञान को साझा करने वाले संगठन के प्रति वफादार होना। तो यहां पर सबसे पहले यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई ऐसी बातें होती हैं, तो यदि उनको रिलीज कर दिया जाए तो हो सकता है कि कंपनी के शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स जो है डाउन चले जाएं, उसकी वैल्यू जो है वो डाउन चली जाए। तो वो अपने आप में ये सोचता है कि क्या मैं अपनी कंपनी के साथ में अपनी जो वफादारी है वो दिखा रहा हूं, मतलब कहीं नमक हलाल तो नहीं खिलाऊंगा मैं। उसके बाद में देखिए उसे अपने साथी कार्यकर्ताओं पर अविश्वास भी जो है वो मिल सकता है, मतलब उसके आसपास के जो कलीग्स हैं वो भी उसके ऊपर एक नो कॉन्फिडेंस जो है वो जाहिर कर सकते हैं। तो डिफरेंट वे ऑफ व्हिसल ब्लोविंग, यानी कि व्हिसल ब्लोविंग जो है वो कैसे की जा सकती है। जैसे हम लोग कहें कि कोर्ट का इसमें यानी कि लीगल प्रोसीडिंग करके भी व्हिसल ब्लोविंग की जा सकती है, या फिर न्यूज़पेपर्स का सहारा लेकर ये व्हिसल ब्लोविंग की जा सकती है, या फिर हम लोग कहते हैं कि किसी भी वर्क प्लेस के अंदर
पार्टिसिपेट करके उसके कई खुलासे जो है वो किए जा सकते हैं। तो कई तरीके जो है वो विसल ब्लोविंग के हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि द वैल्यूज दैट आर शॉन बाय व्हिसल ब्लोअर्स, यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो व्हिसल ब्लोअर्स के अंदर होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले तो उनके अंदर करेज जो है वो होना चाहिए। मतलब करेज जो है वो होता ही है बेसिकली, इतना बड़ा खुलासा करने जा रहा है तो करेज तो होगा ही होगा। तो अपने संगठन के खिलाफ खड़े होने में वो हिचकता है, लेकिन हिचकने के लिए और उसको उस बात को रखने के लिए करेज चाहिए होता है, एक जबरदस्त हिम्मत चाहिए होती है। क्योंकि हो सकता है कि पहली बात तो कंपनी से जॉब छूटेगी छूटेगी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो उसके अगेंस्ट में हो जाएंगे और हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर भी उसकी बात को एक्सेप्ट ना किया जाए। दूसरी बात है कि सेल्फ सेक्रीफाइस, और यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्क प्लेस से उसको अब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हुए वर्क प्लेस को उसको क्या देना पड़ेगा, उसका बलिदान, कुर्बानी जो है वो देनी पड़ेगी। मतलब हर काम जो है वो कीमत मांगता है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कीमत मांगता है आपके हार्डवर्क का। नेक्स्ट देखिए, फिर है ड्यूटी बाउंड एंड रेस्पेक्टिंग द लॉज, यानी कि जो कानून है उनका सम्मान करना। तीन जो चीजें हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए विसल ब्लोअर्स के अंदर, कि उस देश का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कानून है उसके साथ में रहकर जो है वो क्या करे, इस चीज की पालना करे। ये तीनों चीज जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो भी क्या एनकरेज कर सकती है? यस, बिल्कुल करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जब तक व्हीसल ब्लोअर्स इन बातों का खुलासा नहीं करेंगे तब तक ना तो सरकार का फायदा हो पाएगा, ना ही जनता का फायदा हो पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है व्हीसल ब्लोअर्स को, नहीं तो वो सामने निकल कर नहीं आएंगे। जैसे हम लोग बात करें उनकी सिक्योरिटी की, हम लोग बात करें उनकी फैमिली की सिक्योरिटी की, उसकी जॉब की सिक्योरिटी की, ऐसी कई बातें हैं। पॉलिसीज जो है वो ऐसी क्रिएट होनी चाहिए ताकि विसल ब्लोवर जो है इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए औपचारिक तंत्र, मतलब बेसिकली यहां पर बात की जा रही है कि जो भी ये काम हो रहे हैं इनकी चिंताओं को व्यक्त करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जो है वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे कमांड सेंटर जो है वो बनाने जाने चाहिए। इसके साथ में रिड्रेसल जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, चेन है, उसको दुरुस्त करना चाहिए ताकि इजीली जो है उनकी बात सुनी जा सके। उन्होंने जो कंप्लेंट्स करवाई हैं वो इजीली जो है वो सुनी जा सके। और व्यक्ति की पहचान जो है, व्यक्ति की जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन जो है, उसको काफी ज्यादा क्या रखना चाहिए, यहां पर गुप्त जो है वो रखा जाना चाहिए, काफी सीक्रेट उसको रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से एनकरेज कर सकती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जितने भी शीर्ष अधिकारियों से नीति का समर्थन प्राप्त करें और प्रक्रिया के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को क्या करें, प्रचारित करें। मतलब यहां पर सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट यदि ऐसा करना चाहती है तो एक पॉलिसी बनाए। पॉलिसी को जो है वो सबसे पहले उसके फेवर के अंदर कई सारे जो अधिकारी हैं उनसे साइन करवाए या फिर उनका समर्थन प्राप्त करे। इसके साथ में ही निर्वाचित और प्रशासनिक नेतृत्व को नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एथिकल जो बिहेवियर है उसको भी एनकरेज करना चाहिए, कि बेसिकली आप लोग जब तक सत्य नहीं बोलेंगे तब तक ऐसे जो राज है उनका खुलासा नहीं होगा। इससे आपकी नैतिकता, इससे आपका कैरेक्टर जो है वो खराब नहीं होगा, घबराइए मत। इसके बाद में ही इन्वेस्टिगेट एंड फॉलो अप प्रॉम्प्टली ऑन ऑल एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट, जो भी कदाचार हो रहा है उसकी जांच और तुरंत जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब जो है वो सबका सब एक पॉलिसी के तहत होना चाहिए और इन सब बातों की रिपोर्ट जो है वो एक बोर्ड को या फिर काउंसिल को की जानी चाहिए। लेकिन क्या इंडिया के अंदर भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं? बिल्कुल, हम लोग बात करेंगे सत्येंद्र दुबे की। इनके ऊपर एक फिल्म जो है वो भी बन चुकी है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सत्येंद्र दुबे के ऊपर कौन सी फिल्म बनी है जो स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए। आईआईटी ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने एनएचएआई के कई सारे खुलासे किए थे जिसके तहत बड़े बड़े ठेकेदार और उसमें अधिकारी जो थे वो भी शामिल थे। तो बिहार के अंदर जो स्वर्णिम चतुर्भुज की एक खंड पर काम कर रहे थे, आईआईटी के स्नातक थे, और उन्होंने भ्रष्टाचार को कई जो है कई जगह उजागर किया, जिसमें कई मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स इसके अंदर शामिल थे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, पेड तो करना ही पड़ेगा ना।
उन्होंने इस चीज को पेड किया, अपना जीवन देकर, अपनी जान देकर जो है वो इस चीज को चुकाया, लेकिन खुलासा जो है वो सामने निकलकर आ चुका था। अब लेजिस्लेशंस इन इंडिया रिगार्डिंग विसल ब्लोइंग, तो सरकार के अंदर ऐसे क्या क्या प्रावधान है जिसके तहत ये जो चीज है विसल ब्लोइंग इसको बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले कि शिकायत दर्ज करने के, यानी कंप्लेंट कराने का प्रोसीजर इजी होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और इसके साथ में उनकी सुरक्षा जो है वो क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल कड़ी होनी चाहिए। तो मुखबिरों की सुरक्षा जो है संकल्प पेश जो है वो किया गया है। ठीक है, समझ रहे आप लोग, जैसे मुखबिर होते हैं, पुलिस के भी होते हैं, कई सारे विसल ब्लोअर के अंदर ही काउंट होते हैं वो, लेकिन उनको पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है। इसके बाद में सीवीसी को शिकायतों की प्रशासित करने के लिए एजेंसी के रूप में नामित किया गया था, जिसे विसल ब्लोअर के नाम को छिपाने के बाद नियमित रूप से उन्हें जो है वो सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि ये जो है पूरा का पूरा इंडिया के अंदर लेजिस्लेशन, यानी कि सीवीसी काम करता है, पुलिस प्रोटेक्शन काम करती है, ताकि जब भी कोई ऐसा वो खुलासा करते हैं तो इजीली उनको प्रोटेक्शन जो है वो मिल पाए। तो ये जो पूरा मामला था ये विसल ब्लोइंग से था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022, अंटार्कटिक क्षेत्र। आप लोग को पता है कि अंटार्कटिक जो है वो एक ऐसा रीजन है जो कि पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। अब पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इंसानों क्या काम में आता है भाई, इंसानों ने जो है उसको पूरा निचोड़ लिया है। निचोड़ लिया इन द सेंस कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया, और वहां का जो एनवायरमेंट है वो पूरा खराब किया। खराब ही मानेंगे हम लोग, क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, या हम लोग कहें न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स वहां पे किए जाते हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स वहां पे किए जाते हैं, तो क्या उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए? यस, इसीलिए इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 जो है वो सबसे पहले लोकसभा और अब जो है राज्यसभा के अंदर भी पारित हो गया है। जान लेते हैं कि क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नीड फॉर लेजिस्लेशन, की फीचर्स ऑफ बिल अबाउट अंटार्कटिक ट्रीटी, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ कि लोकसभा ने इसको पारित किया, और रिसेंटली राज्यसभा के द्वारा भी जो है वो भी इसको पास कर दिया गया है। ठीक है, तो 2022 का जो बिल है वो पास हो चुका है। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहां पर जानेंगे अर्थ के दो पोल, एक तो है आर्कटिक ओशन, इसको हम लोग कहते हैं ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल, और ये है अंटार्कटिक रीजन, ये है साउथ पोल। ठीक है, दो रीजन है, हम लोग बात करने वाले हैं साउथ पोल की। अब यहां पर अंटार्कटिक रीजन में क्या होता है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अंटार्कटिक रीजन के अंदर किए जाते हैं। इसके साथ में भारत के कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी अंटार्कटिक रीजन के अंदर है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वहां के एनवायरमेंट को काफी ज्यादा खराब करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं, इसीलिए इंडिया के द्वारा एक बिल जो है वो लाया गया है। अब देखिए क्या होगा इससे, कि जितने भी न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या फिर हम लोग कहें कि जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज होते हैं, डिस्पोजल्स होते हैं, उनको किस तरीके से जो है उससे निपटा जाएगा, इसके लिए जो है ये बिल लाया गया है। तो पूरी तरीके से जो भी साइंटिफिक रिसर्च प्लस डिफेंस एक्सपेरिमेंट्स प्लस न्यूक्लियर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव वेस्टेज है, उनसे कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए ही ये बिल जो है वो लाया गया है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली एक अंटार्कटिक ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी 1959 में और इंप्लीमेंट हुई थी 1961 में। उसमें बेसिकली 54 जो देश थे, 54 कंट्रीज, उन्होंने उस पर साइन किया था। और उन क्षेत्र में, यानी कि अंटार्कटिक जो रीजन है वहां पर कैसे हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरीके से उस रीजन के अंदर अलग अलग देश जो हैं वो अपना अपना रिसर्च सेंटर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अपने आप में क्वेश्चन ये है कि अंटार्कटिक रीजन है कहां तक, हम लोग उसको रीजन को माने कहां तक। तो ये जो आप लोग देखते हैं अंटार्कटिक रीजन, इसमें ये जो 60 डिग्री लैटिट्यूड्स है, 60 डिग्री जो लैटिट्यूड्स है उनके नीचे नीचे पूरा का पूरा अंटार्कटिक रीजन को जो है वो माना जाता है। तो भारत ने 1983 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे कि हम भी इसके अंदर शामिल हैं, और अंटार्कटिक रीजन के अंदर जो भी रिसर्च करेंगे वो हम भी करेंगे, लेकिन साथ में ही इनके पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट और आसपास के महासागर को भी संरक्षित जो है वो किया जाएगा। तो टोटल 52 कंट्रीज के अंदर इंडिया जो है वो भी शामिल है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। अंटार्कटिक ट्रीटी जो बिल है ये जो है 1950 के अंदर लाया गया था, यानी कि साइन किया गया था और इंप्लीमेंट किया गया था
1960 के 61 के अंदर, ठीक है। तो अंटार्कटिक संधि, इस चीज को आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए कि भारत के अंदर इंडिया इज आल्सो ए मेंबर ऑफ, है ना, किस किस का मेंबर है देख लेते हैं हम लोग। डबल ऑफ आ गया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले है कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज। सबसे पहले ये जो आयोग है जिसमें जो भी मरीन है, यानी कि समुद्री जो जीव है, उनके संरक्षण के लिए कमीशन बनाया गया है, उसका भारत सदस्य है। फिर है काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल अंटार्कटिक प्रोग्राम, इसका भी जो है नेशनल अंटार्कटिक प्रोग्राम, इस काउंसिल का भी भारत मेंबर है। और तीसरा है साइंटिफिक कमिटी ऑन अंटार्कटिक रिसर्च, SCAR का भी जो है वो भारत मेंबर है। इसको आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि जब भी एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर ये पूछा जाएगा कि भारत इनमें से किसका मेंबर जो है वो नहीं है। तो कम से कम आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे तो ज्यादा आप लोग वहां पे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। फिर इस बिल के जो है वो की फीचर्स क्या है, सबसे पहला यानी कि सबसे पहली बात है कि वहां पर जो भी जाएगा, चाहे व्यक्ति जाए, चाहे कोई वहां पर फॉरेनर जाए, कोई कॉरपोरेशन जाए, कोई फर्म जाए, कोई वेसल जाए, सबको जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो अंटार्कटिका के लिए एक भारतीय अभियान का हिस्सा है, मतलब यहां पर ये है कि जो भी भारतीय कोई व्यक्ति है, कोई विदेशी है ना, कोई विदेशी भी आ रहा है, कोई निगम आ रहा है, सबको जो है यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस परमिशन के अंदर एक कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसमें 10 मेंबर जो हैं वो तो क्या है, वो तो यहां पर रखे गए हैं, जो कि मिनिस्ट्रीज के द्वारा यहां पर नॉमिनेट किए गए हैं। और इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है, 2 एक्सपर्ट जो हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके साथ में जो भी चेयरमैन होगा वो कभी भी, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो लेवल है, यानी कि रैंक के लेवल है, उनसे नीचे जो है वो नहीं रहेंगे। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो सचिव हैं वो इसके अध्यक्ष रहेंगे कमेटी के, और जितने भी मेंबर्स हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे नहीं होने चाहिए, ये इसके अंदर जो है वो बताया गया है। तो 10 मेंबर हैं, इनकी कमेटी जो है वो परमिशन देगी, उसके बाद में ही ये व्यक्ति जो है या फिर फर्म वो कहां पर पहुंच सकते हैं, अंटार्कटिक के अंदर पहुंच सकते हैं। तो इस संधि के लिए पार्टी के द्वारा प्रदान की गई जानकारी परमिट देगी, मतलब ये पूरा का पूरा इनके द्वारा परमिशन दी जाएगी। चाहे आप लोग किसी जो है प्राइवेट किसी मिशन पे जा रहे हैं, या फिर आप लोग किसी रिसर्च बेसिस पे जा रहे हैं, तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि रिटर्न के अंदर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा इन मेंबर कंट्रीज के द्वारा, तब जाकर आप जो है वहां पर एक्सपेरिमेंट, रिसर्च जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन मेनली बात है कि वहां पर आपको एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर एक्टिविटीज जो है वो कौन कौन सी प्रोहिबिटेड है, उन एक्टिविटीज को आप लोग को याद रखना है। पहली एक्टिविटी है कि जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हैं वहां पर उस वेस्टेज से कैसे निपटा जाएगा, ये पहला याद रखना है। दूसरा है कि जो भी वहां पर मिट्टी नॉन फर्टाइल हो रही है ना, उसको कैसे बचाया जाएगा, कैसे जो है उसको और ज्यादा फर्टाइल, या फिर हम लोग कहें कि वहां की जो सॉइल है, नॉन स्टेराइल सॉइल जो है, इससे कैसे निपटा जाएगा। तीसरा है कि वहां पर जितना भी मरीन वेस्ट है, मरीन जो कचरा है, प्लास्टिक्स है, इसके लिए जो है जितने भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं वो वहां के पर्यावरण पर ना पड़े। ये जो है तीनों एक्टिविटीज यहां पर क्या की गई हैं, प्रोहिबिटेड की गई हैं। पहला कि रेडियो एक्टिव वेस्ट उसको कंट्रोल करे, दूसरा कि वहां पर जो भी सॉइल है उसको प्रोटेक्ट करे, और तीसरा जो मरीन एनवायरनमेंट है उसको कोई भी हार्मफुल जो है वो ना पहुंचाए, यानी कि हार्मफुल ना करें। ठीक है, चलिए अब इस बिल के जो है वो क्या फीचर्स हैं, क्या इसके लिए कोई सजा का प्रावधान है, पेनल्टीज क्या क्या है। तो पहला है कि 20 साल की कैद जो है वो हो सकती है, और इसके साथ में ही आजीवन कारावास हो सकता है, लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट, और इसके साथ में कम से कम 50 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो भी हो सकता है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा ऑफेंस जो है वो रखा गया है। इट्स यानी कि बहुत अच्छी बात जो है वो यहां पर की गई है। ठीक है, इसके साथ में ही बिना किसी परमिट के जो है वो आप लोग वहां पर नहीं जा सकते हैं, वहां के रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसके साथ में कोई ड्रिलिंग नहीं कर पाएंगे, इसके साथ में ही कोई भी पौधा जो है वो वहां से ला भी नहीं सकते हैं, और वहां पर लेके जाना जो है उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसके साथ में यदि ऐसा करते हैं, मतलब उल्लंघन करते हैं, तो 7 साल की कैद होती है, 10 लाख रुपए का जुर्माना, और इसको जो है 50 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तो रिसेंटली केंद्र सरकार के द्वारा ये बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है, अंटार्कटिक बिल 2022। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ में ही हम लोग अंटार्कटिक फंड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट के अंदर फंड का भी वो जिक्र करे।
तो फंड क्या कहता है कि जो भी एनवायरमेंटल हजार्ड्स हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली एक फंड जो है वो निर्मित किया गया है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया सके, वहां से पैसा खर्च किया जा सके। एक कमेटी है, इस कमेटी को आप लोग को ध्यान रखना है, कमेटी ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये कमेटी का आप लोग नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार की कुछ कंडीशंस मुझे आप लोग को बताने की जरूरत है, उसके बाद ही आगे हम लोग इस सेक्शन को प्रोसीड कर पाएंगे। तब तक आप लोग सुनिए कि क्या मैं आप लोग को बताता हूं। आप लोग को पता है कि म्यांमार के अंदर अभी सैनिक शासन लगा है, कू वहां पर लगा हुआ है, COUP, इस वर्ड को आप लोग याद रखना, COUP, है ना। अब देखने में लगता है कि ये कू है ना, कू ही है, इसको कहते हैं सैनिक शासन। क्या हुआ है म्यांमार के अंदर? म्यांमार में जब नवंबर 2020 के अंदर इलेक्शंस हुए, उस समय इलेक्शंस के रिजल्ट्स में यह सामने आया कि जो 25% सीट्स रिजर्व है मिलिट्री के लिए, वो सब की सब सीट जो है वो भी किसने जीत ली है? आंग सान सूकी की पार्टी ने जीत ली है। इससे वहां का जो मिलिट्री है वो काफी नाराज हुआ कि जब 25% सीटें, 25% सीटें हमारे लिए रिजर्व हैं, तो वो पूरी तरीके से जो है वो हमारे पास में नहीं है। इसकी जांच जो है वो इलेक्शन कमीशन से कराई जानी चाहिए और 1 फरवरी 2021 से पहले पहले इसकी पूरी जांच हो जानी चाहिए। ये किसने कहा? ये वहां के मिलिट्री ने कहा। इसका आश्वासन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया भी गया कि हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन जब 21 जो है यानी कि 2021 से पहले पहले 1 फरवरी 2021 से पहले पहले ऐसा नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जांच नहीं की गई, तो फिर वहां पर सैनिक शासन जो है वो लग गया और यहां पर कई मंत्रियों को, राष्ट्रपति जो है उनको अपदस्थ जो है अपने पद से हटा दिया गया और उनको जेलों में बंद कर दिया गया। लेकिन इसके साथ में ही पैरेलल एक मामला और चल रहा था, वो था जीनोसाइड्स का और वो था रोहिंग्या मुस्लिम्स का। तो बात करेंगे हम लोग इस सेक्शन के अंदर कि रोहिंग्या मुस्लिम से संबंधित ये जीनोसाइड का मामला क्या है। तो बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट की, अबाउट ICJ यानी कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। इसके साथ में ही जीनोसाइड कन्वेंशन जो है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग को पता होगा बेसिकली रोहिंग्या, तो रोहिंग्या जो है एक भाषा है। ये रोहिंग्या जो है वो एक क्या है? लैंग्वेज है, एक भाषा है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को जो भी व्यक्ति बोलेगा, अब वो हिंदू है तो रोहिंग्या हिंदू कहलाएगा, यदि वो मुस्लिम है तो रोहिंग्या मुस्लिम कहलाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो यदि हम लोग बात करें कि इस रोहिंग्या भाषा को जब कोई मुस्लिम बोलता है तो रोहिंग्या मुस्लिम वो कहलाता है और इसलिए रोहिंग्या मुस्लिम्स के डेफिनेशन के अंदर वो काउंट भी हो जाता है। तो ये रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो म्यांमार के रखाइन यानी कि म्यांमार के रखाइन जिले के अंदर रहते हैं। ये जो रखाइन जिला है वो म्यांमार के बिल्कुल दक्षिण में आता है। तो 2017 के अंदर जब ये घटना घटित हुई और सेना के ऊपर ये आरोप लगा कि रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके जितने भी लोग हैं उनको अच्छे से फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है और इसके चलते ही कई रेप केसेस सामने आए, कई मर्डर सामने आए, घरों में आग लगा दी गई और इस पूरे डर के चलते 7 लाख से अधिक रोहिंग्या जो थे वो पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर भाग गए। भारत में भी शरण लेने की कोशिश की, कुछ रोहिंग्यास को शरण दी भी गई, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि रोहिंग्या जो हैं उनके इलाज के लिए अंतरराष्ट्रीय आक्रोश के बीच गाम्बिया ने नवंबर 2019 के अंदर एक जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, वहां पर क्या करवाया था, इन्होंने एक मामला दर्ज करवाया कि म्यांमार के अंदर बेसिकली रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर जो है वो जीनोसाइड हो रहा है, तो इसको क्या किया जाए, इसके अंदर काउंट किया जाए जीनोसाइड्स के अंदर। देखिए दुनिया भर के अंदर यदि हम लोग जीनोसाइड्स को देखें तो आज तक 3 ही जीनोसाइड हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कंबोडिया की, तो कंबोडिया की बात है 1970 की, रवांडा की बात है 1994 की और इसके बाद में सेरेब्रेनिका की जो है बात वो 1995 की है। तो 3 जो हैं वो हमारे पास में क्या हुए हैं, जीनोसाइड्स हुए हैं। अब गाम्बिया का ये कहना है कि म्यांमार के अंदर जो भी जीनोसाइड हुआ है रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर, तो इसको भी यहां पर दर्ज किया जाए और ईयर लिख दिया जाए 2017। समझ रहे हैं आप लोग? इस तरीके से यहां पर मामला जो है वो पहुंच गया नीदरलैंड हैग्स के अंदर ICJ में। ICJ की हम लोग बात कर लेते हैं। ICJ को एस्टेब्लिश किया गया था 1945 के अंदर
और ये जो है वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के द्वारा पूरी तरीके से यहां पर कंट्रोल्ड होता है, उसकी तरह से पूरा चलता है। और अप्रैल 1946 में इसने अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। एस्टेब्लिश किया गया 1945 में, काम करना शुरू किया 1946 में। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो द नीदरलैंड हैग्स के अंदर हैग में है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि वहीं से जो है वो पूरे यानी कि जितने भी मामलात हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। कोई भी मामला दर्ज करना हो तो वहां पर जाकर किया जाता है। तो पूरा यूनाइटेड नेशंस के जुरिडिक्शन के अंदर ये आता है, उसकी तहत जो है इसकी स्थापना की गई है। इसके साथ में ही संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक अंग जो है वो आईसीजे का भी है। तो एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित नहीं है। तो आईसीजे जो है वो एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर स्थित नहीं है, क्योंकि नीदरलैंड हैग्स के अंदर ये स्थित है। इसका काम क्या है कि जब भी दो देशों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको सुलझाने का, या फिर इंटरनेशनल लॉज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें इंटरवेट करके उसको रिजॉल्व करने का काम जो है वो आईसीजे का है। जैसे बहुत सारे केसेस जो है भारत और पाकिस्तान के वो आईसीजे के अंदर चल रहे हैं। मुझे आप लोग किसी ना किसी एक केस का नाम जो है वो बताइएगा, है ना, कुलभूषण जाधव के अलावा बताइएगा, है ना। चलिए ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं जीनोसाइड कन्वेंशन की। तो नरसंहार यानी कि जीनोसाइड को रोकने के लिए बेसिकली कन्वेंशन जो है अंतरराष्ट्रीय कानून एक बना हुआ है, जिसके तहत यानी कि जीनोसाइड को क्या कहा जाता है, एक डेफिनेशन दी गई है कि जब भी कोई वॉर होता है या बिना वॉर के भी लोगों पर जब अत्याचार होते हैं, उनके जब मानवाधिकारों का शोषण होता है, जो भी उनके राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, रहने का, खाने का, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो उसको किस में काउंट किया जाएगा, जीनोसाइड के अंदर जो है वो काउंट किया जाएगा। और इसी के अंदर यानी कि कन्वेंशन के अंदर इस डेफिनेशन को वहां पर लिखा भी गया है। तो बेसिकली ये जो कन्वेंशन है ये 9 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस की महासभा जो है जनरल असेंबली, उसके द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया। और पहली मानवाधिकार संधि ये जो है पूरे विश्व के अंदर की गई थी, क्योंकि 1948 वो ईयर है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है और एक नया एरा जो है कोल्ड वॉर का वो शुरू हो चुका है बिटवीन रशिया एंड यूएसए। और उसके दौरान ही कई सारे जेनोसाइड जो थे वो एक दूसरे देशों के अंदर देखे गए थे, और इसी के चलते ये कन्वेंशन जो है इस पर साइन किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो कन्वेंशन है उसमें निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से इसे अपनाया गया है, जिसमें 1998 में इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, या फिर हम लोग कहें इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है का रोम जो है वो इसके अंदर संधि भी शामिल है। तो रोम संधि जो है 1998 की वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये जो जीनोसाइड की घटनाएं कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स पर हुई हैं, कई ऐसी घटनाएं जो कि हाईलाइट नहीं हो पाती हैं, उन पर भी जो है वो नजर रखी जाती हैं। इसके साथ में ही जो रोम है यानी कि रोम जो ट्रीटी हुई थी, कन्वेंशन था, उसमें 4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अपराध स्थापित किए गए हैं। जैसे नरसंहार है यानी कि जीनोसाइड है, फिर है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये जीनोसाइड वाला पहला हो गया। दूसरा हो गया क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तीसरा हो गया वॉर क्राइम्स यानी कि युद्ध हो रहा है उसके दौरान क्राइम है, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो वॉर क्राइम्स के कई मुद्दे उठते हैं। और तीसरा है क्राइम ऑफ एग्रेशन, ठीक है, यानी कि कई बार विरोध के अंदर यानी कि आक्रमण में जो है वो भी क्या होता है, क्राइम्स होते हैं। तो इनको जो है 4 चीजों को वो काउंट किया जाता है रोम कन्वेंशन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोगों ने यहां पर समझ ली हैं। अब बेसिकली बात ये है कि म्यांमार के अंदर जो भी जीनोसाइड हुआ है यानी कि उसे जीनोसाइड की कैटेगरी में रखा जाए, गाम्बिया का ये जो है वो दावा किया गया है आईसीजे के अंदर। अब देखते हैं कि 3 जीनोसाइड में अब क्या चौथा जीनोसाइड जुड़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगली खबर की ओर। क्या है पीआईबी की न्यूज? पीआईबी की न्यूज ये है कि इंडिया और जापान को अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है इसको वापस से रीथिंक करना चाहिए, वापस से इस पे सोच विचार करना चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि अब जो है ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है जिसके तहत न्यूक्लियर पॉलिसी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट या रीथिंक किया जाए। जानेंगे हम लोग इस मुद्दे के बारे में। देखिए, राइजिंग चाइना एंड नीड फॉर न्यूक्लियर डिटरेंस, तो यहां पर चाइना जिस तरीके से उभर रहा है वो हम लोग देखते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इशू विथ न्यूक्लियर पॉस्चर ऑफ इंडिया एंड जापान, इंडिया और जापान का कैसा न्यूक्लियर पॉस्चर है। जैसे थोड़ा सा मैं बता दूं, नो फर्स्ट
यूज, है ना? इंडिया और जापान दोनों की पॉलिसी है। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। आप लोग को पता है कि चाइना जो है वो अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन जब कोई इंसान तेजी से ग्रो करता है तो बहुत सारे दुश्मन जो हैं वो भी होते हैं, या वो खुद जो है वो किसी से दुश्मनी मोल ले बैठता है। तो चाइना जो है वो भारत का तो दुश्मन राष्ट्र है, पाकिस्तान है, टर्की है, ये दुश्मन राष्ट्रों में काउंट होते हैं। तो चीन की जो परमाणु यानी कि न्यूक्लियर जो पोजीशन है वो बढ़ती जा रही है। तो 2030 तक ये मानना है कि चाइना के पास में 350 से यानी कि 350 से हथियार जो है वो बढ़कर कितने हो जाएंगे, 1000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो हो जाएंगे। और इस बात को लेकर इंडिया और जापान जो है वो काफी चिंतित है। तो पूर्वी जो चाइना सी है यानी कि पूर्वी चीन सागर जो है वहां पर बहुत जबरदस्त जो है वो अभी बवाल मचा हुआ है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जापान जो है, जापान जापान और चाइना वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। जापान जो है वो एक जापान और चाइना वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। और आप लोग को पता है कि जब चाइना और यूएसए का अभी रिसेंटली जो है कोल्ड वॉर चल रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर इन्वेंशन करना चाहता है, इन्वेंशन मतलब जो है इंटरवेंशन वहां पर कर रहा है। और यूएसए ताइवान को सपोर्ट कर रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम वहां पर अपनी मिलिट्री को लेकर पहुंच जाएंगे। ये यूएसए के द्वारा ताइवान को कहा गया है। लेकिन अब इस चीज में जापान जो है वो बड़ा सतर्क है, क्योंकि जापान और चाइना को लेकर कई जो आइलैंड्स हैं इनको लेकर कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं। इसीलिए जापान और इंडिया को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज जो हैं इनको वापस से रीबिल्ड करना चाहिए, ऐसा जो है वो अब जानकारों के द्वारा बताया जा रहा है। चलिए, लेकिन चाइना की रणनीति क्या है? चाइना की रणनीति है कि वो स्लाइसिंग करके यानी कि धीरे धीरे काटते हुए जो है वो पूरा अलग कर दे। जैसे आप लोग देखते हैं कि चाइना जो है वो लद्दाख के अंदर, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम के अंदर कई बार जो है वो इंटरवेंशन करता है, डिस्टर्ब रखता है इंडिया को, ताकि भारत का ध्यान जो है वो उस और हमेशा लगा रहे, भारत अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान ना दे पाए। तो धीरे धीरे जो है वो कट करता रहता है। तो कट एंड स्लाइसिंग पॉलिसी जो है वो चाइना की हमेशा रही है। लेकिन इसके साथ में ही रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, उसमें भी यूक्रेन अपने जो न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स हैं उनको छोड़ना एक गलत कदम था, ऐसा कहता है यूक्रेन की। मैंने जो है वो हमेशा न्यूक्लियर पॉलिसी को कभी बढ़ावा नहीं दिया, न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ावा नहीं दिया, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा गलत था। इसीलिए ये मुद्दा अब सामने निकल कर आ रहा है कि इंडिया और जापान जो है वो क्या करे, अब अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करे। क्योंकि न्यूक्लियर पॉलिसी भारत की ये है कि वो नो फर्स्ट यूज पर बिलीव करता है, कि भारत कभी भी न्यूक्लियर हथियार का पहला यूज नहीं करेगा। यानी कि कोई भी दुश्मन देश भारत के ऊपर आक्रमण करता है उसके बाद ही भारत जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेगा, उससे पहले जो है वो यूज नहीं करेगा। तो नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी जो है इसको जापान और भारत दोनों जो है वो फॉलो करते हैं। इसके साथ में ही जापान पर अमेरिका का जो है वो एक तरीके से न्यूक्लियर पूरा कैप्चर है। कैसे? क्योंकि अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे उसके बाद जापान ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था अमेरिका के सामने। और अमेरिका पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। जापान के इंटरवेंशन के बाद ही अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आया और पूरी की पूरी इसने बाजी पलट दी थी। तो इसके बाद में भारत की बात करें तो भारत जो है वो 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण कर चुका है। आप लोग को पता है कि अब तक जो है पूरे यानी कि एक्सपेरिमेंट की बात करें तो लगभग 13 के आसपास हमारे एक्सपेरिमेंट जो है वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो परमाणु परीक्षणों के मद्देनजर भारत ने जल्द से जल्द जो है न्यूनतम प्रतिरोध की नीति, यानी कि सबसे पहली बात है कि मिनिमम डिटरेंस एंड ए डॉक्ट्राइन ऑफ नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसको जो है वो बदलने की जरूरत है यहां पर। ठीक है, चलिए, इश्यूज विद द न्यूक्लियर पोस्चर ऑफ इंडिया इन जापान। भारत जो है वो बहुत लंबे समय से क्या कर रहा है, अपनी पॉलिसीज को यूज कर रहा है, नो फर्स्ट यूज। लेकिन जब पहले ही किसी देश ने हमारे ऊपर जो है वो हमला कर दिया है तो हम हो सकता है कि उस जवाबी हमले के लिए बचे ही ना, ये भी अपने आप में एक सोचने का मुद्दा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि एथिकल यानी कि मॉरल इश्यूज क्या है कि भारत और जापान ने कभी भी अपने आप को न्यूक्लियर वेपन से लेस बताया नहीं है।
वैसे वेपन्स हैं, लेकिन लंबे समय से जो है वो हम लोग इस चीज को डिनाई करते हैं कि न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर वेपन या फिर हम लोग कहें कि न्यूक्लियर अटैक्स जो है उसका समर्थन कभी भारत और जापान नहीं करते हैं। वो हमेशा इसके निशस्त्रीकरण यानी कि डिसआर्मामेंट जो है इस पर क्या करते हैं, हमेशा बल देते हैं। भारत एक परमाणु हथियार शक्ति है लेकिन जापान नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जो है वो पूरी तरीके से यहां पर एनकोर्ज कर रखा है इस न्यूक्लियर डील्स को लेकर। लेकिन भारत जो है वो कभी भी इस चीज को खुलकर यानी कि न्यूक्लियर जो संपन्न देश है उसके अंदर भारत अभी तक शामिल नहीं है। ठीक है, जैसे एमटीसीआर का सदस्य देश तो है भारत, एमटीसीआर का सदस्य देश है, लेकिन एनएसजी ग्रुप के अंदर जो है वो शामिल नहीं है। वो तो अमेरिका के हेल्प से हम लोग जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को इतना अच्छे से एक्सपेरिमेंट जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि यूएस शुड रिव्यू इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो भारत के लिए जो है वो यूएस का एक जो नजरिया है वो यहां पर बदलने की जरूरत है इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत। तो अमेरिका ने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम को बाधित करने पर पहले भी जोर दिया है। जब हम लोगों ने 1998 के अंदर जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो अमेरिका की पूरी तरीके से सैटेलाइट के थ्रू नजर थी। ठीक है, इसके बाद में आज चीन जिस तरीके से बढ़ रहा है तो भारत को जो है वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो इंक्रीज करने चाहिए। तो यूएस को कहीं ना कहीं इस नजरिए को देखने की यानी कि बदलने की जरूरत पड़ रही है यदि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कहीं ना कहीं चाइना के बढ़ते प्रभाव को कम करना है, यूएस, इंडिया, जापान इसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है, तो पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं चेंज करनी पड़ेगी। इसके साथ में ही और भी कई समझौते जो हैं वो भारत, फ्रांस, अमेरिका के बीच में हुए हैं। वो समझौते जो है वो समझौते और भी समझौते करने चाहिए ताकि जो भी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं यानी कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं जिसके तहत फ्रांस पनडुब्बियों को ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पर आधारित एक भारतीय पानी के नीचे निवारक यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सबमरीन की बात की जा रही है कि विकास में तेजी लाने में भारत की मदद जो है वो करेगा। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली एक समझौता हुआ था भारत, फ्रांस और अमेरिका के बीच में ताकि जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स के तहत एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाया जा सके। चलिए बात कर लेते हैं और क्या करना चाहिए। जापान की प्राथमिकता अपनी पारंपरिक ताकतों को बदलना है। भारत को पारंपरिक और परमाणु आधुनिकीकरण दोनों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। ये तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि भारत को जो है वो कहीं ना कहीं अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी जो है उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। जो भी ट्रेडिशनल पहले से चली हुई आ रही है चीजें उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। यदि उसको इंडो जो पैसिफिक रीजन है वहां पर इन्फ्लुएंस करना है, जापान को जो है वो थोड़ा सा बच के रहना है, तो यहां पर ये करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग कि संसद के अंदर रिसेंटली कुछ एमपी जो हैं इनका सस्पेंशन हुआ है और इनके सस्पेंशन के चलते एक रूल्स की बात की जा रही है और वो रूल्स की बात की गई है राज्यसभा के अंदर। बात कर लेते हैं इनका सस्पेंशन क्यों हुआ है, कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे, रीजन ऑफ सस्पेंशन की हम लोग बात करेंगे, प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर क्या सेम प्रोसेस है, क्या लोकसभा के जो रूल्स हैं उनको राज्यसभा यूज कर सकती है, कुछ अदर केसेस देखेंगे सस्पेंशन के। ठीक है, इसके साथ में ही हम लोग देखेंगे कि एटिक्वेटी जो है, पार्लियामेंट्री एटिक्वेटी वो क्या चीज है, फिर है टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, ये सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके साथ में डिफरेंसेस इन पावर ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दोनों के जो है वो क्या डिफरेंसेस है और क्या कंक्लूजन है वो हम लोग देखने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिसेंटली राज्यसभा से जो है वो 19 अपोजिशन के मेंबर जो है उनको यहां से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो बात जो है वो नहीं मान रहे थे। तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आप लोग को इस चीज को याद रखने की जरूरत है। रीजन क्या है कि जो भी पीठासीन अधिकारी हैं यानी कि राज्यसभा के अंदर आप लोग को पता है उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट, वो तो राज्यसभा की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन जो उपाध्यक्ष हैं यानी कि हम लोग कहें कि उस समय जो डेप्यूटी चेयरपर्सन थे उनके द्वारा ये कहा गया कि बार बार आप यदि मेरे चेयर के सामने आएंगे और मुझे ये बताएंगे कि यानी कि नेम प्लेट्स जो है वो सामने लेकर आ रहे थे बार बार में और उनको ये बता रहे थे कि देश के अंदर महंगाई जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, विरोध कर रहे थे। लेकिन जब चेयरमैन सर जो हैं उन्होंने कई बार उनको समझाया कि ये प्रॉपर मैनर नहीं है, आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए, मैं सबकी बात सुनूंगा, फिर भी जो है उनकी बात ही नहीं मानी जा रही थी।
उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि मैं जो है वो राज्यसभा के रूल्स के तहत आपको सस्पेंड कर सकता हूं, और उसके बाद में ही जो है वो रूल की बात की गई, रूल 373। तो इसके तहत जो है वो सस्पेंड किया गया। लेकिन यहां पर लोकसभा का रूल था। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं वो लोकसभा के नियमों का भी पालन कर सकते हैं, उनको भी वहां से ले सकते हैं, और इसी के तहत रूल नंबर 373 के तहत ही जो है वो इनको सस्पेंड यहां से कर दिया गया है। तो 19 जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको सदन से जो है वो हटा दिया गया है। लेकिन कितने कितने दिनों के लिए? देखिए, सेशन जो होते हैं वो आप लोग को पता है 3 सेशंस होते हैं। उन 3 सेशंस में से अभी जो चल रहा है वो मानसून सेशन चल रहा है, और मानसून सेशन में बाकी बचे हुए जो दिन हैं उनमें से पार्टिसिपेशन के तौर पर उनको वहां से क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है कि आप अब केवल विंटर सेशंस के अंदर ही आना, अब आपको वहां पर जो है वो आने की जरूरत नहीं है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली होता है कि अध्यक्ष जो है यानी कि चेयरपर्सन उन व्यक्तियों का नाम लेते हैं, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लेते हैं जिन्होंने उनका जो कहना है वो नहीं माना है, और 19 मेंबर्स का उन्होंने नाम लिया और उनको क्या कर दिया, वहां से सस्पेंड करके तुरंत जो है उन पर कार्रवाई की। इसमें रूल्स जो है 374 ए जो है इसको भी यूज किया गया कि जब भी अध्यक्ष उनके ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो फिर उनकी जांच करते हुए उनको क्या कर दिया जाता है, वहां से निलंबित कर दिया जाता है। तो लगातार मान लीजिए सदस्य को लगातार 5 बैठकों या शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाता है, जो भी कम हो इस समय, या तो लगातार या फिर 5 बैठकों तक जो है उसको क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। यह लिखा हुआ है रूल 374 ए के अंदर। ठीक है, तो अध्यक्ष जो है वो किसी एक सदस्य को या एक से अधिक सदस्य जो है उनको भी क्या कर सकते हैं, वहां से सस्पेंड करते हैं, जो कि जानबूझकर या फिर किसी के बहकाव में आके लगातार जो है वो सदन की हाउस की कार्रवाई जो है वो नहीं चलने दे रहे हैं, तो उनको क्या किया सकता है, वहां से सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में सदन उस सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है जो शेष सत्र से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है वो आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब ये जो है वो क्या मजबूत कार्रवाई है, लेकिन अमान्य नहीं है, मतलब अनकॉमन जो है वो नहीं है। हाल के वर्षों में निलंबन अधिक आम हो गया है, क्योंकि 2019 से हर साल जो है वो कोई ना कोई सस्पेंशन जो है होता रहता है ना। मतलब सांसद जो है वो सस्पेंशन से डरते ही नहीं है। जब वो सस्पेंशन से डर ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो नवंबर 2021 के अंदर भी जब विंटर सेशन चल रहे थे, उस समय भी राज्यसभा के 12 सदस्य जो था उनको सस्पेंशन किया गया था। फिर हम लोग बात करें सितंबर 2020 के अंदर, उस समय भी जो है वो 8 राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनको भी जो है वो सस्पेंड किया गया था। तो ये पहला केस नहीं है, हर साल जो है हर सेशंस के अंदर अब ये आम बात हो चुकी है। तो अब जो है वो कहीं ना कहीं रूल्स को यहां पर दुरुस्त करने की जरूरत है, और चेयरपर्सन यानी कि जो भी पीठासीन अधिकारी जो बात कह रहे हैं उनकी बात को सीरियस लेने की जरूरत है, उनकी बात मानने की जरूरत है, ताकि हम लोग एक अच्छा लॉ जो है वो भी बना सके, और जो भी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के अंदर वो पार्टिसिपेट करें, उसका विरोध ना करें, और जो भी अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी स्पीच रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो ध्यान से उसको सुने, क्योंकि देश चलाना है, आपका घर नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? तो देश चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब्र होना चाहिए, दूसरी की बात को भी ध्यान से सुने और खुद की बात को भी रखें, कार्रवाई जो है उसमें बाधा ना पहुंचाएं। तो विरोध के नए रूपों के कारण 1989 में इन नियमों को जो है वो लाया गया था। ठीक है, अब सदस्यों को नारे नहीं लगाने चाहिए, तख्तियां जो है वो नहीं दिखानी चाहिए, विरोध में दस्तावेजों को फाड़ना नहीं चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने एक बार दस्तावेज को फाड़ दिया था गुस्से गुस्से में, थोड़ा एग्रेशन के अंदर। ठीक है, जो है कैसेट या टैप रिकॉर्डर जो है वो नहीं बजाना चाहिए। ये इसके अंदर 1989 के जो रूल बनाए गए हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पेपर भी फाड़ा गया। ठीक है, तख्तियां भी दिखाई जाती हैं। तो इन सब के चलते जो है वो सस्पेंशन किया जाता है। तो निलंबन जो है, सस्पेंशन, वो अधिकतम अवधि शेष के लिए जो होता है, मतलब जो भी उस सेशन के बाकी बचे हुए दिन हैं, मैक्सिमम इतने टाइम के लिए जो है वो हो सकता है। फिर निलंबित सदस्य जो हैं कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब वहां पर जो है वो उस हाउस के अंदर जो है एंट्री नहीं ले सकते, समितियों की बैठक में जो है वो भी भाग नहीं ले सकते। इसके साथ में ही प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जो है उसके पात्र भी नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप लोग?
वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार जो है वो भी खो देते हैं। जो भी उनके द्वारा क्वेश्चनिंग की गई है उसका आंसर जो है वो अब दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसके भी वो क्या होते हैं, उनके पास में कोई राइट नहीं होता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं वो सस्पेंड करते हैं, तो उनके पास में क्या जो है वो अलग अलग नियम है, क्या एक जैसे ही हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष की तरह राज्यसभा के सभापति को भी अपनी जो बेसिकली बुकलेट है, बुकलेट की नियम संख्या है 250 के तहत किसी भी सदस्य को उसके आचरण के खिलाफ जो है, मतलब जो आचरण कर रहा है उसके खिलाफ तुरंत हटने के लिए जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। अध्यक्ष के विपरीत राज्यसभा के सभापति के पास किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति जो है वो नहीं होती है। मतलब यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसके पास में सारी शक्तियां होती हैं, इसीलिए यहां पर लोकसभा के जो रूल है 373 इसका यूज करते हुए क्या किया है, यहां पर सस्पेंड किया गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यहां पर देखा जाता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? एक सांसद के निलंबन की हर घटना दोनों पक्षों के कड़े बयानों को जो है वो जन्म देती है। मतलब दोनों पक्ष जो है वो बहुत एग्रेशन के साथ में सामने आते हैं। इसी एग्रेशन को रोकने के लिए कई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाए गए हैं। तो बेसिकली एक संतुलन जो है, बैलेंस की कंडीशन वो बनानी होगी। आप लोग विपक्ष की बात भी सुने, पक्ष की बात भी सुने, ताकि एक अच्छा दीर्घकालीन और सस्टेन लॉ जो है वो बनकर तैयार हो जाए और हम लोग डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं इनको आगे लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेताओं से रिलेटेड ही। भाई नेताओं की बातों में नहीं आना है, बड़े बड़े वादे करते हैं ये, है ना। ये बातें जो है वो आप लोगों ने खूब सुनी होगी कि भाई ये तो चुनाव जीतने के लिए सब इलेक्शन कैंपेन है ना। तो ये चुनाव के अंदर जो नेताओं के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम जो है चुनाव जीतने के बाद फलाना कर देंगे, ढमकाना कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी जो है वो जन्नत बना देंगे। जब तुम रोड पे चलोगे तो ऐसे ऐसा लगेगा जैसे मखमल पर चल रहे हैं, है ना। तो नेता जो है वो बड़े बड़े वादे जो हैं वो जनता के साथ में करते हैं, जनता खुश हो जाती है और उनको वोट दे देती है। लेकिन जब वो जीत जाते हैं उसके बाद में भूल जाते हैं कि मखमल की रोड बिछानी थी, यहां पर तो जो है वो डामर की यानी कि सीमेंट की रोड भी जो है वो नहीं बिछ पा रही है। तो फ्रीबीज कल्चर जो है इसको कहा जाता है। आई थिंक इनडायरेक्टली आप लोग समझ चुके होंगे कि फ्रीबीज यानी कि नेताओं के द्वारा जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले रेवेन्यू साइड क्या है इसका, मतलब पक्ष और विपक्ष देखना जरूरी है। फ्रीबीज के लिए क्या वाकई में फायदेमंद होता है या फिर इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं। फिर ये जो फ्रीबीज कल्चर है ये स्टेट के बजट के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है ये देखना जरूरी है, क्योंकि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंपोज कर देती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर तो देखेंगे क्या इसका फर्क पड़ता है। पॉलिटिकल रीजंस, इश्यूज विद फ्रीबीज कल्चर और इसके मेजर जो है वो भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास में फाइनेंस कमीशन से एडवाइस करने के लिए एक सीधी केंद्र सरकार है। क्या सार्वजनिक धन का उपयोग करके राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त के वितरण को विनियमित करना संभव है? देखिए इस लाइन का मतलब समझिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट के पास वित्त आयोग से परामर्श करने के लिए सरकार है। जब भी वो फाइनेंस कमीशन से डिस्कस करना चाहती है तो सरकार से पहले कांटेक्ट करेगी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल कमीशन से जो है वो कांटेक्ट करके जवाब देती है सुप्रीम कोर्ट को। अब जो है जो भी जनता का पैसा है उसका उपयोग करने के लिए क्या राजनीतिक जो दल है वो चुनाव जीतने के लिए मुफ्त में जो है वो वहां पर क्या करेंगे, पैसा बांटेंगे, है ना। कह सकते हैं कि रेवड़ी बांटेंगे, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उन्होंने अपने भाषण के अंदर यही कहा था कि चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां जो हैं वो बांटी जाती हैं, ठीक है। और उसी से ये मामला जो है वो सामने निकल कर आया है। सबसे पहले देखिए कि जब भी इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं तो बड़े बड़े वादे जो हैं वो पार्टीज के द्वारा किए जाते हैं। इसी पे ही लगाम लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बेसिकली एक कदम जो है वो उठाया है। बेसिकली चुनाव आयोग तो उसको विनियमित नहीं कर सकता, लेकिन फ्रीबीज कल्चर जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही सामने लाया गया है कि इस चीज पर जो है वो रोक लगानी चाहिए कि चुनाव से पहले और बाद में किसी भी जो पेशकश की गई है उसको जो है वो या तो पूरा किया जाए, और पूरा नहीं कर सकते तो फिर वादा भी ना किया जाए, ठीक है। चलिए क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है फ्रीबीज कल्चर का स्टेट बजट के ऊपर, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका एक्सपेंडिचर साइड जो है वो देख लेते हैं। देखिए जब भी केंद्र सरकार कोई वादा करती है, जैसे मान लीजिए किसानों का ऋण जो है वो माफ करना है और ये होता है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, तो केंद्र सरकार ने तो कह दिया कि किसानों का ऋण जो है वो इतना इतना फलाना जो है वो माफ किया जाएगा।
लेकिन माफ करने वाला तो स्टेट ही होगा। लेकिन स्टेट के पास में ये गुंजाइश नहीं है, इतना रेवेन्यू नहीं है, उसके राज्य के कोष में इतना पैसा ही नहीं है कि वो माफ कर सके, क्योंकि बेसिकली इनडायरेक्टली उसका भार जो है वो जनता के ऊपर ही पड़ने वाला है। तो केंद्र सरकार ने तो राज्य सरकार के लिए बात कह दी, लेकिन राज्य सरकार के बजट के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो डालता है। जैसे हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कृषि ऋण माफी के परिणाम स्वरूप 2020-21 में 45,000 से 51,000 करोड़ रुपए का व्यय जो है इन्वेस्टमेंट वो किया गया था। अब देखिए पैसा कहां से आएगा, माफ तो कर दिया है। इसके साथ में ही तेलंगाना ने रेवेन्यू कलेक्शन का 35%, राज्य के अपने कर राजस्व का लगभग 63% लोक लुभावन योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध जो है वो कर दिया था, जो कि मुफ्त के अंदर उपलब्ध है। समझ रहे हैं आप लोग? स्टेट गवर्नमेंट जब ऐसे वादे करती है, किसानों के लिए ऋण माफी है, सब्सिडीज हैं, इतना बढ़ा देंगे, इतना कम कर देंगे, तो इसके साथ में ही ये जो सब चीजें हैं वो फ्री बीस कल्चर के अंदर काउंट होना शुरू हो जाती हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें कि हम तो मुफ्त में बिजली जो है वो दे देंगे, मुफ्त में पानी दे देंगे, हर चीज मुफ्त में दे देंगे, पंजाब में भी कर देंगे, दिल्ली में भी कर देंगे। यहां तक कि केंद्र सरकार जो है वो कृषि ऋण माफी करके जो है अपने वोट जो है वो बटोर लेती है। इसको ही क्या कहते हैं, यही है फ्रीबीज कल्चर। लेकिन इसका भार जो है वो किसके ऊपर पड़ता है, जनता के ऊपर पड़ता है। तो समझ रहे हैं आप लोग, बिजली कंपनियां वो कहां से पैसा लेके आएंगे, तो बिजली कंपनियों को इस चीज का भुगतान जो है वो करना पड़ता है, वो बार बार बिल के अंदर वो इस चीज को ऐड करके भेजती है। जनता के ऊपर जो है वो इसका खासा असर जो है वो देखा जाता है। तो 16% सरकारों के द्वारा सब्सिडी भुगतान में शामिल होने का अनुमान जो है वो लगाया गया था। पॉलिटिकल व्यू जो है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका एक पक्ष भी तो है। पक्ष ये है कि जब भी किसी नेताओं के द्वारा ये वादा किया जाता है तो मान लीजिए 5 वादे किए हैं, कम से कम 2 तो पूरे होंगे। सोच के देखिए, मान लीजिए किसी नेता ने 5 वादे कर दिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब जनता का प्रेशर रहेगा तो कम से कम 2 वादे तो पूरे होंगे। ये इसका पक्ष है। लेकिन बाकी 3 का क्या, ये इसका विपक्ष हो गया। तो पॉलिटिकल व्यूज ये कहते हैं कि बेसिकली ये एथिकली ठीक नहीं है, ये इलॉजिकल है कि आप इतने सारे वादे करते हैं। फ्रीबीज कल्चर जो है उसको ज्यादा बढ़ावा जो है वो आज भारत के अंदर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी पे कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये जो फ्रीबीज कल्चर है इसके लिए एक जो है वो बात कही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के थ्रू इलेक्शन इलेक्शन कमीशन या फिर फाइनेंस कमीशन जो है उससे भी ये बात पूछी थी। ठीक है, चलिए सबसे पहले होगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा। इसके साथ में इश्यू है कि ह्यूज डेट बर्डन जो है वो रहेगा, भारी कर्ज का बोझ जो है वो इसके अंदर रहेगा। ये पहला बहुत बड़ा जो है इश्यू है कि जीडीपी जो है उसको हम लोग ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर क्या हुआ कि 53.3% तक जो है वो जीडीपी अनुमान तक जो है वो क्या पहुंच गया, वो ऋण पहुंच गया। तो जो जीडीपी एग्रीगेट की जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन उसके जो है रेशो के अंदर जो ऋण था वो कितना पहुंच गया, 53.3% पहुंच गया 21-22 के अंदर। तो यहां पर ये क्या हुआ, हाई सब्सिडी बर्डन जो है वो बढ़ चुका था। इसके बाद में एक पूरा साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाता है फ्रीबीज का। ये भी अपने आप में एक इश्यू है कि साइकिल से साइकिल जो है चलता रहता है कि इस बार नहीं, अगले इलेक्शन के अंदर ऐसा करेंगे। तो लोक लुभावन जो योजनाएं हैं इसका लाभ उठाकर ये क्या करते हैं, इनको घोषित करके पूरा का पूरा वोट बैंक जो है वो अपने जो है फेवर में कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग राजस्थान का एग्जांपल लें। राजस्थान के अंदर आपको पता है कि सोशल इनइक्विटीज, यानी कि यहाँ पर देखिए ये तीसरा एग्जांपल है इसका, है ना। सोशल इनइक्वलिटीज जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, सामाजिक असमानताएं बढ़ती हैं। जैसे राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जो है उसको वापस से लेकर आए वो, और केवल 6% आबादी पेंशन जो है वो उसका हकदार है। तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, इससे सामाजिक असमानता जो है वो बढ़ेगी। वेतन व्यय के 56% के बराबर लाभ जो है वो प्राप्त करती है। मतलब पेंशन के लिए इतना पैसा जो है वो खर्च होगा। जब पेंशन के लिए पैसा खर्च होगा और जिसको पेंशन नहीं मिल रही है उसके साथ में सामाजिक असमानता है। फिर इसके बाद में देखिए, आंध्र प्रदेश ने अपने 22,000 करोड़ के बजट का लगभग 13% ब्याज भुगतान पर खर्च किया है। तो ये क्या है, बेसिकली इनडायरेक्टली ये सरकार जो है वो क्या करती है, जनता से ही इसका पैसा जो है वो पूरा का पूरा वसूल करती है। लेकिन बेसिकली इसके अंदर रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या है, इसमें फाइनेंस कमीशन जो है इसका क्या इसमें योगदान है। तो वित्त आयोग जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 280, इसके तहत 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन जो है वो एज रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट वो कंडक्ट किया जाता है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो
वित्त आयोग जब वह विभिन्न राज्यों को आवंटन करता है तो वह राज्य के ऋण को ध्यान में रख सकता है कि किस राज्य पर कितना जो है वो ऋण है, उसके संदर्भ में पता लगा सकता है। यानी कि जब वो रेशो को निर्धारित करता है कि केंद्र सरकार से कितना पैसा जो है राज्य के पास में जाएगा, सबसे पहले देखिए कि राज्य के ऊपर ऋण कितना है। चुनाव आयोग को जो है वो मजबूत बनाना है, ठीक है, ये सब जो है वो मेजर्स हैं। तो मुफ्त उपहार जो है, ठीक है, इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा पत्र को जो है विनियमित करना, ये यानी कि जो है रेगुलेट करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ में ही मांग आधारित मुफ्त, यानी कि यहां पर देख सकते हैं आप लोग डिमांड बेस्ड फ्रीबीज, ये सारे मेजर जो हैं वो आप लोग को याद रखने हैं। इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, रिवाइजिंग एफआरबीएम एक्ट, तो हम लोग को पारदर्शिता में सुधार करना है कि जो भी सरकार के द्वारा मान लीजिए कोई सब्सिडी दी जा रही है या फिर किसी कृषि योजना के तहत, एग्रीकल्चर जो योजना है उसके तहत लाभार्थी को लाभ दिया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, तो बेसिकली वो टारगेटेड व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है इसको इंप्रूव करना चाहिए। फिर इसके बाद में एफआरबीएम जो एक्ट है ना, इसको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट, क्योंकि आप लोग को पता है कि एक निश्चित लिमिट तक ही जो है वो एक जो है क्या कहते हैं उसको, डेट जो है वो हो सकता है। तो कर्ज माफी है, मुफ्त बिजली है और पानी पर खर्च की सीमा जो है वो तय करनी चाहिए इसी एफआरबीएम एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये जो है वो सब आप पॉइंट्स आप लोग को ध्यान रखने हैं। आउटकम बेस्ड बजटिंग, एजुकेटिंग द पब्लिक, यानी कि पब्लिक को जो है एजुकेट करे कि ऐसे लोक लुभावन जो उपहार यानी कि फ्रीबीज जो दिए जाते हैं इन पर बिलीव ना करे, ठीक है। जो पहले काम किए हुए हैं सरकार के द्वारा उसी पर जो है वो बिलीव करे। चलिए, ये पूरा मामला जो है वो हम लोगों ने देखा है। तो फ्रीबीज कल्चर जो है इसका मामला बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, इस पर पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांट बी एनफोर्स विद इन द सेम रिलीजन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया, जैसे आप लोग को पता होगा ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। तो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ये था कि पहले यहां पर कोई मंदिर था, शिव मंदिर था, फिर बाद में मस्जिद बना दी गई। तो जब भी ऐसा होता है तो जबरदस्ती जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। व्हाट डू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो क्या कहता है? द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दीज प्रोविजन। कौन कौन से जो है वो इसके अंदर क्या है, वो इससे बाहर है। चलिए, सबसे पहले एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय के एक संप्रदाय द्वारा उसी धर्म में एक अन्य संप्रदाय द्वारा अपने धार्मिक स्थानों के कथित रूपांतरण के खिलाफ पूजा स्थल यानी कि वर्शिप प्लेस जो है, प्लेस ऑफ वर्शिप, इसके अधिनियम 1991 को लागू करने के लिए धारा सेक्शन 32 के तहत एक याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। यहां पर इसके तहत जो भी मामला आया है वो हम लोग यहां पर जानेंगे कि 15 अगस्त 1947 के बाद में, 15 अगस्त 1947 के बाद में जो भी यानी कि निर्माण है, उसके बाद में जो भी कोई निर्माण है, चाहे वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगा। किसी भी पूजा स्थल जो है इसको क्या करता है, इसको रोक लगाने पर यानी कि धर्मांतरण पर क्या करता है, वो रोक लगाता है। तो पूजा स्थल जो है इसके धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का प्रावधान जो है ये अधिनियम करता है। तो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद में जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। और ये ज्ञानवापी मस्जिद के बाद में पूरा का पूरा मामला जो है वो सामने निकल कर आया है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति वही रहनी चाहिए जो 15 अगस्त 1947 थी। तो जब भारत देश आजाद हुआ था उस समय जो भी स्थिति थी, यदि वो मंदिर था तो मंदिर और मस्जिद था तो वो मस्जिद रहना चाहिए। और क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को अलग संप्रदाय या वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। जो भी रिलीजियन डिमोनिशन है इसको क्या करेगा, वो चेंज नहीं कर पाएगा, यानी कि नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। इसमें घोषणा करता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष चल रहे सभी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई जिसमें पूजा स्थल की स्थिति को परिवर्तित करना शामिल है, कानून के प्रभावी होते ही समाप्त हो जाना चाहिए। अब कोई कानून कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाएगी। मतलब यहां पर देखिए कि कोई भी किसी भी मामले को लेकर मामला जो है वो किसी ट्राइब्यूनल के अंदर है, किसी कोर्ट के अंदर है, तो उस समय जो है वो कोई भी परिवर्तन जो है वो उसमें संभव नहीं है। तो इस पर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी ट्राइब्यूनल है, कोई भी अदालत है जहां पर ऐसा कोई मामला चल रहा है वर्कशिप का, तो वहां पर जो है इस पूजा स्थल की स्थिति को परिवर्तित करना जो है वो इसके अंदर शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष जो हैं 1958 के अंतर्गत वो आते हैं। बेसिकली आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, इसके तहत जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें जो हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। और कोई भी मामला जिसका अंतिम रूप से निपटारा कर दिया गया है, अधिनियम उस मामले पर जो है वो भी लागू नहीं होगा। पूरी तरीके से मामला सुलझ चुका है तो ये 1991 का वर्कशिप एक्ट जो है वो भी उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है? इसे इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह न्यायिक समीक्षा पर क्या करता है, रोक लगाता है। जुडिशियल रिव्यू का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि कोई भी मामला जो है वो बेसिकली मान लीजिए कोई कानून बनाया गया है संसद के द्वारा और उस पर जब सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है, रिव्यू करता है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, ये प्रावधान जो है वो हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। तो अब कोई भी मामला आता है तो जुडिशियल रिव्यू जो है उस पर रोक लगाता है, इसलिए इसकी आलोचना जो है वो की जा रही है। मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू होना जरूरी है। मनमाना तर्कहीन पूर्व व्यापी कट ऑफ तिथि जो है वो लगाता है। मतलब यहां पर देखिए बेसिकली आर्बिट्री इरेशनल, तो ये जो है रेट्रो रेस्पेक्टिव कट ऑफ डेट जो है ये जो है इस पर लगाता है और हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के धर्म के अधिकारों को भी जो है वो कम करता है। तो ये क्या की गई है? इसकी एक आलोचना जो है वो की गई है कि पहली बात न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जुडिशियल रिव्यू पर, और कहीं भी हिंदू, जैन और बौद्ध जो है सिखों पर। आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 25 जो है वो पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर 25 में एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जहां पर हिंदुइज्म जो है इसको क्या किया गया है, वहां पर डिफाइन किया गया है इस शब्द को कि हिंदू के अंदर जैन और बौद्ध जो है वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021, ये मेरा इंस्टा जो है वो आईडी है। आपके कोई भी क्वेश्चन है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल, यहां पर मुझे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आप लोग को यहां से मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टडी ग्लोस को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो अगस्त मंथ का फर्स्ट सेशन जो है वो भी आप लोग को जल्द ही मिलने वाला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।